चले सर, इम्पेयरमेंट का लेक्चर 2 क्विकली अब तक जो हमने पढ़ लिया उसको रिवाइज करते हैं, फिर बढ़ जाएंगे। अब तक हमने क्या पढ़ा था सर? सबसे पहले हमने कहा ऑब्जेक्टिव क्यों आया भाई? इम्पेयरमेंट की अकाउंटिंग सिखाने। स्कोप IAS 16 पे अप्लाई होता है, IAS 38 पे अप्लाई होता है, और 40 के कौन से मॉडल पे? कॉस्ट मॉडल पे। सर फिर हम और आगे बढ़े, और आगे बढ़ते हुए हमने क्या किया जल्दी बताओ? हमने पढ़ा था सर के डेफिनेशंस के अंदर हम आए थे और हमने कहा था कि भैया इम्पेयरमेंट होती कब है, मतलब क्या है? एसेट की बेनिफिट देने की सलाहियत में कमी। हमने कहा कि इम्पेयरमेंट होती कब है? जब कैरिंग अमाउंट क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए। किससे ज्यादा हो जाए? एंड व्हाट इज रिकवरेबल अमाउंट? हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। और सर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल की अगर हम बात करें तो हमने कहा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में हमारे पास दो चीजें आती है। पहली चीज बाइंडिंग सेल्स एग्रीमेंट। क्या होता है बाइंडिंग सेल्स एग्रीमेंट? कि हमने किसी से एग्रीमेंट किया है, और वो क्या एग्रीमेंट किया हमने? कि हम आपको मार्केट वैल्यू से 5% ज्यादा पर ये चीज बेच देंगे। और हमने कहा दूसरा क्या होता है अगर वो नहीं हो तो? मार्केट वैल्यू। फिर हमने कहा था सर कॉस्ट टू, व्हाट इज कॉस्ट टू सेल? इंक्रीमेंटल कॉस्ट टू सेल। अब हमने कहा सर इसमें कौन सी कॉस्ट आएगी? हमने कहा टेंडर, एडवर्टाइजिंग और ट्रांसपोर्टेशन और डिसमेंटलिंग, लीगल कॉस्ट जो कि रिटेनरशिप के अलावा हो। यहां तक हम क्लियर हैं? अब सर इसमें एक शरारत की बात करते हैं। एक होती है फेयर वैल्यू। क्या होती है? देखो मैं तुम्हें बताऊंगा ना एक कहां कहां मस्ती कर सकता है। और एक होती है फोर्स्ड सेल्स वैल्यू। अब सब बच्चे इधर देखेंगे, सर फेयर वैल्यू और फोर्स्ड सेल्स वैल्यू में क्या फर्क होता है? तो कहा फोर्ड इज फोर्स्ड सेल्स वैल्यू। हाँ तो ऐसा होता है क्या? क्या मतलब होता है? कोई इसको एक्सप्लेन करना चाहेगा? निकालो अपने अंदर के टीचर को बाहर निकालो। ऑनलाइन वालों तुम लोग चाहोगे? बताओ क्या बना लेते हैं? मोनोपोली बना लेते हैं। ओहो कितना परसुएट कर देना, अनड्यू इन्फ्लुएंस। तुम लोग सब ये सोच रहे हो कस्टमर को चूना लगा रहे हैं, इस हिसाब से नहीं। बायर सेलर, फॉरेन सेलर भी तो मजबूर हो सकता है। देखो तुम लोग माशाल्लाह, तुम लोग जिस इन्वायरमेंट में बड़े हुए हो, मेरे हिसाब से तुम में से ज्यादातर लोग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2003 से 2007 के दरमियान की पैदाइश हो गए है ना सर? बल्कि शायद 2006-7 है ना? तुम लोग को तुम लोग ने जो है ना, तुम लोगों ने एक पाकिस्तान कराची के ऊपर सबसे मनहूस जमाना था 2008 से 2013, वो तुम लोगों ने सिर्फ सुना होगा, हमने देखा है। मेरी आर्टिकलशिप उस जब तू इतना बड़ा थोड़ी होगा शायद, मेरी आर्टिकलशिप उस जमाने की है। उस जमाने में सर मतलब मेरी आर्टिकलशिप शुरू हुई 2010 के एंड में और चली 2013 तक। तो सर वो जो जमाना था ना, अल्लाह माफ करे, उस जमाने में जो ना, एक तो ये भाई वालों की तुमने बदमाशी के किस्से सुने होंगे, देखे भी होंगे भाई वालों के बदमाशी के किस्से तो है ना। तो एक तो भाई वालों के बदमाशी के उस टाइम पे, फिर ये दूसरे अमन कमेटी एक होती थी लियारी की, उनके बदमाशी। PWC फर्ग्यूसन का नाम सुना है? उनके एक पार्टनर को, वो बेचारे बदमाशी का शिकार होते थे, उनके एक पार्टनर को पर्ची आ गई कि भाई इतने करोड़ रुपए दे दो। कोई थे 1 करोड़ या कुछ 80 लाख समथिंग, कि बोला यार इतने पैसे हमें दे दो, नहीं तो हमें पता है पूरी रेकी की हुई थी तुम्हारा, तुम यहाँ रहते हो, तुम्हारे बच्चे से स्कूल में जाते हैं, ये वो सोच लो। पार्टनर ने बोला अब क्या करूं? पार्टनर को मशवरा दिया गया कि हम इस मामले को PW हम संभालते हैं, अभी तो पहली फुर्सत में आप रातों रात बाहर जाओ। पार्टनर ने कहा सही है भाई, और वो
अपने सारे एसेट्स उसके जो नाम पर थे, सही है, उसने वो औने पौने दामों बेचे और बाहर। अब सर सुनिएगा, मेरी एक गाड़ी फॉर एग्जांपल, मुझे पता है यार उसकी मार्केट वैल्यू तो 20 लाख लेकिन जाहिर सी बात है 20 लाख का बायर आने में थोड़ा टाइम लग सकता है ना, फौरन तो नहीं आएगा। लेकिन मुझे कल पाकिस्तान से बाहर जाना है, तो मैंने कहा यार आज उसकी जो भी बेस्ट प्राइस लगेगी मैं बेच दूंगा। आज लगी 19 लाख, तो वो 19 लाख रुपए फोर्स्ड सेल्स वैल्यू है। कौन सी सेल्स वैल्यू है? क्या अगर जल्दी बेचना हो, घर आपने कहा सर, आप किसी ने अगर कभी घर बेचने का तजुर्बा किया हो तो घर की प्राइस जो आपको चाहिए उसको आने में 2-3 महीने लग जाते हैं। लेकिन अगर आपको जल्दी बेचना है तो आपने कहा यार जो एक हफ्ते के अंदर बेस्ट प्राइस है उस पे, उसको हम बोलते हैं फोर्स्ड सेल्स वैल्यू। क्या बोलते हैं? फोर्स्ड सेल्स वैल्यू। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं? पक्की बात है? तो हमने कहा सर इसको कहते हैं फोर्स्ड सेल्स वैल्यू। और ये जो फोर्स्ड सेल्स वैल्यू होती है इसको हमें डू नॉट कंसीडर। सवाल में हो सकता है ये भी दी हुई हो, इसको क्या करना है? डू नॉट कंसीडर। देखिए सर अभी मैं आपके ना सिर्फ कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ, प्रैक्टिस पे नहीं ला रहा हूँ। कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह बढ़िया हो जाएंगे, फिर प्रैक्टिस तो हो ही जाएगी। अब आगे आते हैं, यहाँ तक क्लियर है? रिकवरेबल अमाउंट में 2 चीज़ें आती हैं, क्या क्या? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन। फेयर वैल्यू में जो पढ़ना था हमने पढ़ लिया। अब किस पे आएंगे? वैल्यू इन यूज। उससे पहले वैल्यू इन यूज तुम लोग पहले पढ़ चुके हो किसी और नाम से, वो बताऊंगा कैसे। कॉन्सेप्ट समझना। सर कितने लोग ऐसे हैं जिनके अम्मा अब्बा बिजनेस करते हैं, जिनके घर में अम्मा अब्बा भाई भाई जो भी हैं वो बिजनेस करते हैं? हाथ उठाएं, 1 2 3 4। तो आप उनसे जाके कभी पूछिएगा बिजनेस के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है। रुको जरा, सब्र कर। सर बिजनेस में कैश इंपॉर्टेंट होता है या प्रॉफिट? दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा। कैश। सर याद रखें, बगैर प्रॉफिट के बिजनेस चल जाएगा, बगैर कैश के नहीं चलेगा। मैं आपको ये बात हल्फियन कह सकता हूं। इस शहर के 80%, इवन पूरे पाकिस्तान के जो बच्चे बाहर के भी 80% जो छोटे दुकानदार है ना, इनको इनके प्रॉफिट का आइडिया ही नहीं होगा मंथली। इनको ये पता होगा कि यार महीने का इतना कैश ड्रॉ कर लेते हैं बिजनेस से, और ये दोनों अलग अलग चीज़ें। उनको उनके प्रॉफिट का आइडिया, सर मेरी फर्म है माशाल्लाह, मैं अपने अकाउंटेंट से यकीन माने मुश्किल से साल में 3-4 दफ़ा पूछता हूँ कि प्रॉफिट क्या है। जो मेजर में उससे पूछता हूँ ना, तो बताऊँ यार कैश कितना है। मैंने अपनी फर्म में एक उसूल बनाया हुआ है, मैंने अकाउंटेंट को इंस्ट्रक्शंस भी कैश के हवाले से। मैंने कहा देख, अगले 2 महीने के जो है ना, ये जो बच्चों के स्टाइपेंड है और जो सैलरीज हैं, बाकी जो स्टाफ है, उसके पैसे होने चाहिए, सही है। तो मैं जब भी मुझे खुद कैश चाहिए होता है ना, तो मैं उसको बोलता हूँ भाई मुझे बता कितने पैसे हैं। तो वो बताता है कि यार इतने पैसे हैं। और अगर वो कहते हैं ना कि अगले 2 महीने के अभी जो है स्टाइपेंड और सैलरियों के पैसे नहीं है, तो मैं 1 रुपया भी, मेरे पार्टनर भी नहीं निकालते। कब निकालता हूँ? जब अगले 2 महीने के। क्यों सर? क्योंकि हमें पता है कि यार अगर अल्लाह ना करे कभी कुछ हो, और अगर आपके पास 2 महीने का भी बैकअप, तो आप समझ रहे हैं सर बिजनेस की तो कंटिन्यूटी। स्टाइपेंड नहीं दी बच्चों को, सैलरी नहीं दी स्टाफ को, तो वो जॉब पे थोड़ी आएगा, वो काम थोड़ी करेगा। आप समझ रहे हैं सर, फिर उनके घर है। तो सर बिजनेस के लिए कैश बहुत ज़रूरी है। तो याद रखें, वैल्यू इन यूज जो बात करती है वो भी कहती है कि कैश फ्लो के हिसाब से बात करेंगे हम। वैल्यू इन यूज निकलती किससे है? कैश फ्लो से, प्रॉफिट से। अब सर कैश फ्लो का मतलब क्या है? प्रॉफिट में कुछ नॉन कैश आइटम भी होते हैं। सुनना, क्या नॉन कैश आइटम होते हैं? डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश आइटम है। क्यों सर? नॉर्मल खर्चा होता है उसमें कैश जाता है, डेप्रिसिएशन में कैश जाता है? डेप्रिसिएशन में कैश नहीं जाता। इम्पेयरमेंट भी नॉन कैश खर्चा है ना सर? आप इसकी एंट्री में कहीं बैंक क्रेडिट करते हैं, पेबल कुछ बना रहे होते हैं, नहीं सर। पेबल का मतलब है ना कि फ्यूचर में कैश चले जाएगा।
सही है, ये क्या है, नॉन कैश आइटम है। तो सर क्लियर हुआ कि वैल्यू इन यूज क्या होती है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोस, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर। तो आए सर, अब जो मैं लिख रहा हूं उसको पहले मेरे साथ कॉपी करेंगे, फिर हम उसको समझेंगे। चलें सर, वैल्यू इन यूज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर, फिर मैंने लिखा है कैश फ्लोस टू इंक्लूड और कैश फ्लोस टू एक्सक्लूड, फ्रॉम यूज, फ्रॉम डिस्पोजल। और कैश फ्लोस टू एक्सक्लूड में कौन से आ जाएंगे, फाइनेंसिंग कैश फ्लोस, टैक्स कैश फ्लोस, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर और एक्रूवल्स फ्रॉम प्रीवियस पीरियड। अब ये क्या होता है इनको समझेंगे, टेंशन नॉट। कुछ बच्चों ने कल पूछा मुझसे कि सर आपकी और सर काजी की क्लासेस साथ साथ चलेंगी, तो क्या कुछ समझने, नहीं बेटा कोई समझने का मसला नहीं होगा। काजी का अपना टॉपिक चल रहा होगा और मेरा, काजी हफ्ते में 3 दिन आपसे मुलाकात करेगा और मैं 2 दिन। हो सकता है आगे जाके हम थोड़ा सा इसको रिवर्स करें, मैं 3 दिन हो जाऊं और काजी 2 दिन। अभी काजी आइए 16 की बेस बना रहे हैं ना, कितने लोगों ने पीआरसी में भी काजी से पढ़ा है, द ग्रेट काजी। काजी वैसे है बहुत एंटरटेनिंग आदमी, कभी कभी इधर नहीं है, इधर सीरियस है, मुश्किल चीज़ है ना, क्या बड़ा है, नहीं इधर। लेकिन काजी जो है ना, कभी आप उनसे क्लास के बाहर मिले तो आपको पता चलेगा वो आदमी किस कदर एंटरटेनिंग है। सही है, चले सर आ जाएं। अब जरा वैल्यू इन यूज को समझेंगे सब बच्चे बड़े ही गौर से। कैश फ्लोस टू इंक्लूड में अगर मैं आऊं तो लिखा है फ्रॉम यूज। सर यूज मतलब क्या है, जब एसेट यूज हो रहा है, भाई यूनिलीवर की एक मशीन है, वो यूज हो रही है तो वो कैश फ्लो जनरेट कर रही है। कैसे सर, वो प्रोडक्ट बना रही है, वो प्रोडक्ट अल्टीमेटली क्या होगा, बिकेगा। वो प्रोडक्ट अल्टीमेटली बिकेगा तो उसके बेचने से क्या आएगा, पैसे आएंगे। उस प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट भी होगी, है ना सर। तो मशीन जो उसके कैश फ्लोस के अंदर, वो जो प्रोडक्ट बिकेगा उसकी सेलिंग प्राइस, और जो उसकी कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, परचेज प्राइस। तो हमने कहा यूज का मतलब क्या है, सेल्स लेस कॉस्ट। मतलब कोई भी अगर आपने कहा एसेट है तो यूज के कैश फ्लोस क्या होंगे, सेल्स लेस कॉस्ट। सही है, मतलब वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रोसेस में कुछ बेचने के काम आ रहा होगा। सही है सर। यूज। डिस्पोजल का मतलब क्या है, स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू पढ़ा है। स्क्रैप वैल्यू जो डेप्रिसिएशन में पढ़ा है, रेजिडुअल वैल्यू, है ना सर। कि बेचते वक्त कितने पैसे मिलेंगे। और सर कभी कभी बेचने में कॉस्ट भी आती है ना, डिस्पोजल कॉस्ट, डिसमेंटलिंग भी तो देखा जाए तो एक बेचने की कॉस्ट है ना। तो हमने कहा डिस्पोजल कैश फ्लोस का मतलब क्या है, रेजिडुअल वैल्यू नेट या लेस डिस्पोजल डिसमेंटलिंग कॉस्ट। रेजिडुअल वैल्यू लेस डिस्पोजल डिसमेंटलिंग कॉस्ट। क्लियर है हम यहां तक। उसमें भी है कैश फ्लो तो है ना, यहाँ पर कैश फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू देखें सर, कैश फ्लो तो हो रहा है डिसमेंटलिंग के टाइम पे, कैश तो जाएगा डिसमेंटल करने के लिए। तो यहाँ पर हम कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई कैश आएगा कैसे, यूज से आएगा। प्रोडक्ट बेचोगे, उसमें से जो कॉस्ट तुमने लगाओगे माइनस करोगे, नेट कैश फ्लो आ गया यूज का। डिस्पोजल रेजिडुअल वैल्यू लेस डिस्पोजल डिसमेंटलिंग कॉस्ट। अब इधर आते हैं, कैश फ्लोस टू एक्सक्लूड पे आ जाओ। क्या कह रहा है,
सबसे पहले ये जरा समझना है, फाइनेंसिंग कैश फ्लोज। अब सब बच्चे देखें सर, व्हाट इज फाइनेंसिंग कैश फ्लोज? तुक्का। सैलरीज नहीं, किसने बोला डिबेंचर? कौन है वो अजीम मस्ती? सही सर, देखें कंपनी के पास एसेट लेना हो और पैसे नहीं हो तो क्या करेगी? उधार लेगी, है ना। अब आपको कोई बैंक, कोई सूदी इदारा पैसे देगा तो वो उसके ऊपर क्या कलेक्ट करेगा? इंटरेस्ट, सूद कलेक्ट करेगा। आपसे प्रिंसिपल भी आपको पे करना होगा और इंटरेस्ट भी पे करना होगा। सर वो जो प्रिंसिपल और वो जो इंटरेस्ट है, वो जो प्रिंसिपल और वो जो इंटरेस्ट है, वो भी तो आप पे कर रहे हो, वो भी तो कैश फ्लो हो रहा है, लेकिन उसको कंसिडर नहीं करना। उसको कंसिडर, लीज का नाम सुना है? लीज में भी तो यही होता है, हम लीज पे एसेट लेते हैं तो उसकी किस्तें बढ़ते हैं। अब उस किस्तों में प्रिंसिपल भी शामिल होता है जो हमने अमाउंट लिया था, लोन लिया था, और इंटरेस्ट भी शामिल होता है। तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को पे करने के जो कैश फ्लोज होते हैं उसको कंसिडर फाइनेंसिंग कैश फ्लोज के साथ जगह है तुम्हारे पास तो लिख लो, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स। ऑन लोन। सर जो लोन होता है उसके ऊपर प्रिंसिपल और जो इंटरेस्ट पेमेंट्स होती हैं उनको हमें कंसिडर, क्या मैं क्लियर हूं? अब आ जाए सर, अगली चीज क्या है? सर टैक्स कैश फ्लो से क्या मतलब है? हमने कहा सर टैक्स के भी तो कैश फ्लोज होते हैं। भाई अगर मैं कुछ कमा रहा हूं तो उसके ऊपर टैक्स तो देना है, तो टैक्स कैश फ्लोज को भी हमें कंसिडर, हुकूमत को जो भी टैक्स देना है टैक्स कैश फ्लोज आ जाए हमें कंसिडर नहीं करना है। सही है सर, टैक्स कैश फ्लोज कंसिडर नहीं होते। अब सर आपको पता होगा, टैक्स तो आप माशाल्लाह पढ़ ही रहे सर, मुनीर दी ग्रेट से। तो टैक्स कैश फ्लोज में दो तरह के कैश फ्लोज हुए हैं जो टैक्स हुए, डायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट सेल्स टैक्स। सही है सर। तो आपने कह दिया टैक्स कैश फ्लोज की जब बात करें तो मतलब दोनों है, डायरेक्ट एंड, दोनों को कंसिडर नहीं करना। यहां तक मैं क्लियर हूं? सर सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, कौन बताएगा? नहीं, आइए 16 तुम लोगों ने, जैसे कि हाँ, बाद में सब्सिक्वेंट, ये तो तुम लोग उर्दू तर्जुमा बता रहे हो सर। कहीं तुम लोगों ने पीआरसी में पढ़ा है वो खर्चे जो कि एसेट की लाइफ, कैपेसिटी या एफिशिएंसी बढ़ाएं, पढ़ा है? सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट आइए 16 में पीआरसी में है, नहीं है कि एसेट को एक दफ़ा खरीद लिया, बाद में हम चाहते हैं कि यार ये अच्छा चले, इसकी कैपिटलाइज जो एक्सपेंडिचर होते हैं उसके अंदर एक अलग से छोटा सा कॉन्सेप्ट है सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, कि भाई मशीन का इंजन चेंज कर दिया, गाड़ी का इंजन है ना, चले आए मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट देता हूँ। यहाँ तक कोई भी इशू किसी को, पक्की बात है, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट दूँ? बेटा इसको चार्ज पे लगा दे बाहर। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर का कंसेप्ट देते हैं आपको, आ जाए। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर्स के नाम से यूजुअली ये मशहूर हैं। that
that increases. Sir, increases what? Either of पी रहा हूँ life capacity और efficiency. सर, कोई ऐसा खर्चा जो इंक्रीज कर दे क्या? लाइफ इंक्रीज कर दे क्या? कैपेसिटी इंक्रीज कर दे क्या? एफिशिएंसी, उसको हम क्या बोले हैं? सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, है ना? लाइफ इंक्रीज कर दे, कैपेसिटी इंक्रीज कर दे या एफिशिएंसी इंक्रीज कर दे, सही है, उसको हम क्या बोलते हैं? सब्सिक्वेंट। अब एग्जांपल से समझेंगे, है ना? लाइफ इंक्रीज कर दे, क्या मतलब? सर, हमने जो है गाड़ी में सबसे मेन कंपोनेंट होता है इंजन। मेरे एक दोस्त के पास खैबर है, मैंने कहा यार मार्केट वर्थ अभी होगी 3.5 लाख, 4.5 लाख, 4 लाख, है ना? उसने अभी पता है गाड़ी पे कितने खर्चा करा दिया? 2.25 लाख। मैंने कहा भाई तूने क्या किया ये? मैंने कहा भाई तो इसको बेच के तो अगर इतने पैसे और लगाता, मतलब अगर तो गाड़ी अपनी पुरानी आ जाते में 3.25 लाख में भी बेचता और 2.25 लाख 5.5 लगाता, तो तेरे पास कोई पुरानी जो है आ जाती, कोरे आ जाती कोई, है ना? तो ये कोई कल्टस पल्टस शायद बहुत पुरानी वाली आ जाती तेरे पास, सही है। खैर, अब सुनना कि सर लाइफ, इंजन आपने मशीन का चेंज, गाड़ी का चेंज कर दिया, लाइफ बढ़ गई, अब चलाते रहो, है ना सर? इंजन चेंज हुआ तो अब आप चलाते रहो, ऐसा ही है। अब इसकी एक और एग्जांपल, तुम लोग बताना इसकी है कि नहीं है। हम थे यूनिलीवर में, है ना? यूनिलीवर बड़ी कंपनी, पैसा बहुत, सही है। उस जमाने में आया अर्थक्वेक, सही है, हल्का सा फुल्का, जैसा अभी भी थी नहीं, पेशेंट कोई अल्लाह बचाए। अर्थक्वेक जो था वो आया। अब उन्होंने गए, यूनिलीवर का पता है ऑफिस का है? अवारी टावर्स। अवारी टावर्स देखा है आपने? सही है। तो सदर में जो अवारी टावर्स है, अवारी टावर्स के अंदर पूरी एक बिल्डिंग का छोटा सा यूनिट लिया हुआ है यूनिलीवर ने। अब वो गया अवारी टावर के पास, बोला यार जल्जला आया है, बिल्डिंग को अर्थक्वेक प्रूफ बनाओ। क्या बनाओ? जब अर्थक्वेक प्रूफ बनाने होते हैं ना, तो आपको एक शॉक ऑब्जर्वर लगाने होते हैं पिलर्स के दरमियान, ऐसे करके वो होते हैं। अवारी वाले ने हम तो नहीं लगाना रहे। यूनिलीवर ने कहा भाई ज़रूरत है। यूनिलीवर ने कहा कि सही है, तुम लगाओ ना लगाओ, हम तो अपने हिस्से में। यूनिलीवर ने वो लगा दी कि अल्लाह ना करे कभी जल्जला आए, तो वो दुनिया जापान वापान में सब में उसी तरीके से ये होती है कि वहाँ पे जल्जले आते रहते हैं कि अल्लाह ने बिल्डिंग गिरे नहीं। तो अब आप बताएं कि सर, अब आप हजरात मुझे बताएंगे कि वो जो खर्चा था वो लाइफ बढ़ाने के लिए था, हाँ या ना? यस सर, वो खर्चा जो था लाइफ बढ़ाने के लिए था। समझ रहे हो सर? तो कोशिश करो, एग्जाम्पल लिखो। कितने बच्चे लॉ पढ़ रहे हैं अभी, बिजनेस लॉ, सही है? और कितने बच्चे 1 2 3 पढ़ रहे हैं, सही है? जो बच्चे बिजनेस लॉ पढ़ रहे हैं वो बच्चे, उन बच्चों के लिए जो थ्योरी पढ़ते ना कि एग्जाम्पल नोट किया करें, याद रह जाएंगे ना। तो आप कह सकते हैं इंजन चेंज, और दूसरी एग्जाम्पल यूनिलीवर एग्जाम्पल आपको याद आ जाएगी। चले सर, कैपेसिटी। अब सुनिएगा, कैपेसिटी क्या होती है? कैपेसिटी सर इमूवेबल प्रॉपर्टी जो होती है ना, उसके अंदर एक चीज को हम जिसको कैपेसिटी कहते हैं, उसे मूवेबल के अंदर यूजुअली हम एफिशिएंसी कह रहे होते हैं। इम कैपेसिटी सिंपल सी बात है, बिल्डिंग के अंदर आपने एक फ्लोर एक्स्ट्रा बना दिया, है ना? होता है ना नॉर्मल हमारे घरों में, जो शादी हो रही है बच्चे की, एक
छत पे एक कमरा, दूसरे की फिर सही है, सही। तो बस नहीं चलता लोगों का के, और कुछ आपने देखा भी होगा कि होते हैं 4-4 5-5, समझ रहे हैं। तो वो इतनी सी जगह पे, तो वो क्या है सर, कैपेसिटी बढ़ाना। इसका एक और तरीका होता है, जैसे बहुत सारे जो होते हैं, बेसमेंट बना देना। बेसमेंट हम लोग बुक कीपिंग वगैरह की सर्विसेज देते हैं। हमारा एक क्लाइंट है, उनका गाड़ियों का शोरूम है माशाल्लाह वो। अब उनको गाड़ियाँ रखनी होती थी, क्या करें क्या करें क्या करें। मतलब ग्राउंड फ्लोर पे बड़ी सी उनकी दुकान थी, मतलब जो ऑडिटोरियम है ना, इसका मल्टीप्लाई बाई 4 कर दो, इतनी बड़ा उनका शोरूम है, इतना बड़ा उनका शोरूम है। उन्होंने क्या किया, अब उनको गाड़ियाँ और रखनी थी, उन्होंने बेसमेंट बना दी। यार सबको बेसमेंट में भी गाड़ियाँ डालो, है ना। बोले यार अगर देखो ना, अगर इसकी हम जगह की बात करें तो इस जगह में 4-5 गाड़ियाँ आ जाएंगी, है ना। तो ऐसे जब उन्होंने कहा यार नीचे आ जाती हैं कोई हमारी 15-18 गाड़ियाँ ऊपर आ जाती है, तो उन्होंने कहा हमें और गाड़ियाँ चाहिए, तो क्या करेंगे, नीचे कैपेसिटी बढ़ा ली, है ना सर। तो आप चाहें तो लिख लें फ्लोर बेसमेंट। भाई केनेस जो है, इस एरिया के अंदर केनेस ऑडिटोरियम में क्या क्या कैपेसिटी तो बढ़ाई है ना भाई। अगर यहाँ पर कोई घर होता तो उसमें मोस्ट प्रोबेबली बेसमेंट नहीं होती, है ना। केनेस ने क्या किया है, क्यों सर घरों में क्यों नहीं होता बेसमेंट, क्यों नहीं होती है? बहुत कम में होती है, लेकिन कुछ घरों में होता है, बहुत कम में होता है। वजह है, मैं बताऊं क्यों। यस सर, इस सी पे सेम के इशू है, केनेस की वाट लग पड़ी है इसमें। वाट क्यों लगी है, और देख रहे हो वहाँ पे वो जो एक वो हो रहा है सर, यहाँ जब बारिश होती है ना तो पानी, सही है सर, तो पानी आ जाता है। तो ये तो चले इंसिदारा है, सब चीज़ें लगा के लोग कर सकते हैं। तुमने घर में बेसमेंट बना दी, पानी आ गया, अम्मा को संभालो, सही है। अम्मा बोलेंगी बेटा तूने ही बनाई थी ये बेसमेंट, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है पानी। मैंने देखा है बेचारे यहाँ पर जो स्टाफ है ना, बाल्टियों में बढ़ बढ़ के पानी निकाल रहे होते हैं, कोई ड्रेनेज तो है नहीं इस जगह पे, है ना। तो सर ये बात तो ये थोड़ा होता है। क्लियर है हम यहाँ तक सर, कैपेसिटी। अब आते हैं सर एफिशिएंसी। व्हाट डू वी मीन बाय एफिशिएंसी? एफिशिएंसी का मतलब भी ये होता है सर कि आउटपुट का रेशो इंक्रीज करना एज कंपेयर टू इनपुट। कभी मैकेनिक ने तुम्हें चूना लगाया होगा, सर ये काम करवा लो, एवरेज बढ़ जाएगी, है ना। मतलब ये काम करवा लो एवरेज। तो सर जो हमारे मैकेनिक भैया हमें जो चूना लगा रहे हैं, वो जो चूना लगा रहे हैं वो क्या है सर, वो आपको एफिशिएंसी का ही तो लालच दे रहे हैं कि भाई तू ये काम कर ले, बाइक की गाड़ी की क्या हो जाएगी, एवरेज बढ़ जाएगी। तो वही लीटर पेट्रोल डालेगा, सपोज करो तुमने कहा कि बाइक कितनी देती है 35 किलोमीटर पर लीटर, 50 भी दे देती है। किसकी 50 देती है भाई? 53 देती है। तेरा वो मीटर सही है, सही है। मेरा मानना है यार 35 देती है, 35-40 चले। अब तो मैकेनिक ने कहा कि साहब ये प्लग लगा दो, है ना, ये कर दो, इसके बाद आपका जो है ना एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। सर वो जो एफिशिएंसी जो है ना जो बढ़ती है उसको हम क्या कहते हैं, ये भी सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर है, सही है सर। यूनिलीवर का मुझे याद है, नूडल की मशीन 1 घंटे में जो नूडल्स खाते हैं हम लोग उसके 600 पैकेज बना देती। डिमांड ज्यादा हुई तब यूनिलीवर का एक होता है दूसरी मशीन ले। एक ऑप्शन था संडे को काम करें, तो एक ऑप्शन आया कि यार इसमें ये पार्ट चेंज कर दें, तो ये जो 1 घंटे में अभी जो 600 यूनिट्स बना रही है ये 800 कर देगी, सही है। तो मशीन की कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो आप डिमांड को कवर कर पाएंगे, है ना सर। तो हमने कहा इसका अगर लिख लें, रेशो ऑफ इनपुट टू आउटपुट,
एग्जाम्पल के तौर पर लिख लें बाइक एवरेज यूनिलीवर मशीन। जी मेरा बच्चा, मतलब तुम कह रहे हो कि हमें ये हो कि एफिशिएंसी के नाम पर हमने खर्चा तो कर लिया लेकिन असल में एफिशिएंसी नहीं बढ़ी, ऐसा? तो सर हम उस टाइम पे तो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे। अब सर इसकी अकाउंटिंग तो तुम्हें बताऊं, नॉर्मल अकाउंटिंग क्या होती है और इम्पेयरमेंट की अकाउंटिंग क्या होती है? सर इसकी नॉर्मल अकाउंटिंग होती है, एक मिनट रुकना, मैं निमरा को 11:15 तक क्लास लूंगा। हीरो निमरा को बोल ग्रुप में भी हैंड आउट भेज दे और ईमेल भी कर दे, ग्रुप में भी भेज दे और ईमेल भी कर दे, जल्दी बोल दे। हाँ फिर मुझे बता क्लास में आके। चले सर, सर ईमेल जो है ना यहाँ पर आई ऐसे। सर सब बच्चे बड़े ही गौर से सुनेंगे। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, इसकी ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, काजी दोस्त को मेरे तंग नहीं करना। IAS 16 के हिसाब से ये कॉस्ट का हिस्सा बन जाते हैं, IAS 16 के हिसाब से ये कॉस्ट का हिस्सा बन जाते हैं। IAS 36 कहता है कि इनको इग्नोर करो। क्या करो? IAS 36 कहता है अगर सवाल में दिया हुआ हो ना कि यार हम ये खर्चा कराएंगे तो इसकी वजह से जो है ना इतना सेल्स बढ़ जाएगी, ये हो जाएगी, तो इनको तुम क्या करोगे? उस खर्चे की कॉस्ट को भी इग्नोर करोगे, उससे आने वाले रेवेन्यू को, उस बेनिफिट को भी इग्नोर करोगे। यहां तक हम क्लियर है? और एक्रूअल्स फ्रॉम प्रीवियस, इसको अभी तुम्हें इतना अच्छा ये समझ में नहीं आएगा कि सवाल करते हुए आ जाएगा, टेंशन ना लो। एक्रूअल्स फ्रॉम प्रीवियस पीरियड मतलब क्या है? सर अगर आपने गौर से देखा हो तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर, आने वाली। सपोज आज मैं खड़ा हुआ हूं 31 दिसंबर 2023 पे, तो सर मैं जब एक कैश फ्लोज देखूंगा ना तो मैं 24 ऑनवर्ड्स के देखूंगा। अब अगर 23 में मैंने सेल्स कर दी थी, उसके पैसे नहीं आए थे, रिसीवेबल था, है ना? सेल्स की एंट्री हम क्या बनाते हैं? रिसीवेबल डेबिट सेल्स। पैसे नहीं आए थे, पैसे आएंगे 24 में। अब देखा जाए तो वो कैश फ्लो कब आएगा? 24 में। लेकिन इंपेयरमेंट के लिए मैं उसको कंसिडर नहीं करूंगा। जब हम फ्यूचर कैश फ्लोज की बात करते हैं तो ये वो कैश फ्लो होते हैं जिनका बेनिफिट जो हुए ही फ्यूचर में हुए। तो हमें जो पिछले पीरियड के एक्रूअल्स होते हैं उनको कंसिडर नहीं करना होता। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं? पक्की बात है? तो हमने क्या कहा सर? वैल्यू इन यूज, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना। वो क्या बताता? इंपेयरमेंट में हर सवाल में सिखाऊंगा कि पास कैसे होना है, पासिंग मार्क्स कैसे। तो इंपेयरमेंट में हमें पासिंग मार्क्स कैसे निकालने? सर जब हमें 3 चीजें पता होंगे और 3 में से 2 चीजें आसान होती है निकालना, कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। इसमें क्या होती है? वर्किंग। इसमें क्या होती है? क्या मतलब सर वर्किंग का? वर्किंग का मतलब कि सर इसमें थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आए सर एक छोटा सा सवाल देख लेते हैं। किसको एंड आउट नहीं होता? कोई बचा हुआ है एक्स्ट्रा पीछे? नहीं बचा हुआ एक्स्ट्रा? आप निमरा से दे दीजिएगा, ठीक है? आप जब तक, हाँ IAS 16 का सिर्फ नहीं, यहाँ पर इसलिए नहीं करते कि ये कॉस्ट वैल्यू इन यूज की कंप्यूटेशन में नहीं आते। IAS 16 बात करता है कॉस्ट की, तो कॉस्ट के हिसाब से तो यार वो लाइफ बढ़ा रहा है, कैपेसिटी एफिशिएंसी, तो ये कॉस्ट का हिस्सा बनेगा। ये बोलता है क्या है? तो स्पेसिफिक चीज़ें वैल्यू इन यूज। इम्पेयरमेंट को आज की हालत में चेक करना है, आज एसेट जैसा है। जब तुम फ्यूचर में कोई खर्चा करोगे उससे बेनिफिट आएगा
तो उसको कंसिडर ना करो आज की हालत में। देखो ये भी सवाल करेंगे, क्लियर होगा, टेंशन ना ले। चले मेरा बच्चा, हैंड आउट आप एक काम करें, आगे आ जाए बेटा, या तो ग्रुप में आ चुका तो ग्रुप में देख लें। मैं आपको बताऊंगा हैंड आउट के अंदर हम करेंगे एक आदत सवाल। मैं आपको बताता हूँ, सबसे बुक का हमारा ये इत्तेफाक से पहला ही चैप्टर होता है, और पेज नंबर आपके पास जो इसमें पेज नंबर नीचे लिखा हुआ आ रहा है वो होगा 6, पेज नंबर 6, बोलिए 6 भी नहीं, सॉरी 7, पेज नंबर 7 पे आ जाएंगे आप। एक कंपनी का नाम लिखा रहा होगा PQR। ऑनलाइन वालों हैंड आउट बेटा ग्रुप में आ चुका है, नहीं आया कोई मसला नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ग्रुप में मीनवाइल आ जाएगा स्क्रीन पे। सही है नौजवानों, ऑनलाइन वाले बच्चों, स्क्रीन पे हम आपको जो है ये नज़र आ रहा होगा जूम पे। सवाल की देखिए, सबसे पहले आपने आईकेप का सवाल देखिए। सर मैं बार बार एक बात कहता हूँ, वो ये होता है कि जो है मैं इंशाल्लाह पास करवाऊंगा, क्योंकि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सीए बहुत कम एफर्ट्स के साथ पास हुआ, क्योंकि मेरे अंदर एक नालायकी थी जिसको बड़ा सीए में काम आई कि यार मैं कहता था कि सही है पेपर में मार्क्स कैसे निकाल रहे, कभी उस रेस में दौड़ा ही नहीं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, समझ रहे हो। मैंने कहा कि भाई पास होना है, स्कूल से क्लियर था पास होना है, मतलब बचपन में कभी फर्स्ट आ गया, इसके बाद यकीन माने। अच्छा हमारी स्कूल भी थोड़ी सी अजीब ही थी, मैंने नर्सरी वर्सरी जहाँ से की तो वहाँ पर तो रैंकिंग थी, इसके बाद मैंने जिस स्कूल से किया वो स्कूल इतनी अच्छी थी कि उसमें क्लास 7 तक पेपर ही नहीं होते थे। हमारी प्रिंसिपल जो थी उनका मानना था कि यार ये पेपरों से थोड़ी कोई बच्चों का, इन बच्चों का तो क्लास परफॉर्मेंस की बेस पर देखो। वो हमें 6-7 में शेक्सपियर के ड्रामे हम पढ़ते थे, सही है, तब रोमियो एंड जूलियट हमने 7 में पढ़ चुका था, सही हम लोग, सही वो तो हम 8 में से पेपर शुरू हो गए। उन्होंने कहा अब अगले साल 9 मैट्रिक है ना, मतलब वो थी स्कूल वो अपनी नॉर्मल सिंह बोर्ड, लेकिन हमने जो पढ़ाई की थी ना वो शायद जो है बहुत सारे बच्चे कैम्ब्रिज में भी नहीं करें, सही ना, एज फार एज इंग्लिश इज कंसर्न। मैथ के टीचर हमारे पास ओके थे, सही है, तो वो लेकिन तो सर फ़ायदा उससे ये हुआ कि वहाँ से एक पॉइंट ये हो गया था कि यार रेस तो है ही नहीं। क्लास 8 में पहली दफ़ा पेपर हो गया, आप यकीन माने स्कूल का बड़ापन देखें। अच्छा स्कूल का एक रूल भी था, किसी भी क्लास में 25 से ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे, नहीं तो कंसंट्रेशन नहीं होती। तो पहली दफ़ा पेपर हुए, 25 बच्चों ने पेपर दिया, उसमें से खाली 3 पास हुए और तीसरा मैं था। मतलब जो रैंक आया फर्स्ट सेकंड थर्ड और आखिरी है ना फाइनल, और मैं थर्ड था और मुझसे नीचे सारे फेल, सही है। तो सर तो पास, तो मैंने वहाँ से स्कूल से एक बात सीख ली, मैंने कहा भाई पास होना है ना सर। अब आपको भी ये दिमाग बनाना है, पास वो दिमाग निकाल दो कि 100 में से तो 90 नंबर लेगा, ले ही नहीं सकता है भाई। मेरे 4 स्टूडेंट के पिछले 3 साल में माशाल्लाह गोल्ड मेडल हैं, खाली एक के 94 थे, बाकी गोल्ड मेडल वाले के भी 81 83 ऐसे नंबर होते हैं, समझ रहे तू। तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ 50 नंबर। तो इसमें रिक्वायरमेंट पे आप सिखाऊंगा कैसे करना है। कैलकुलेट इम्पेयरमेंट इफ एनी ऑन, अब आओ सवाल कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, एज पार्ट ऑफ एनुअल रूटीन PQRN company is testing the value of its asset to ascertain the impairment if any following information is available. Assets A, B, WDV carrying amount दे दिया इस आदमी ने तुम्हें, किस कदर स्वीट है ये, वैल्यू इन यूज भी निकाल कर दे दिए, फोर्स्ड सेल्स वैल्यू भी दी है और फेयर वैल्यू भी दी है। किसको लोगे, फेयर वैल्यू। फोर्स्ड सेल्स वैल्यू को देखो सर 3 चीजें चाहिए होती हैं, कैरिंग अमाउंट, वैल्यू इन यूज गिवन है, फेयर वैल्यू गिवन है, लेस कॉस्ट टू सेल में शरारत है। क्या कह रहा है, एवरी एसेट इज सोल्ड थ्रू
which cost around assets A and C are required to be dismantled at the time of, and the cost of dismantling is rupees 100,000। इसने कहा देखो, एक तो हर एसेट पब्लिक टेंडर के थ्रू बेचेगा, क्या उसकी कॉस्ट को कॉस्ट टू सेल में लेंगे? उसने कहा ए और सी को हमें डिसमेंटल भी करना है, और उनकी डिसमेंटलिंग कॉस्ट कितनी है? 100 और 200,000 मतलब लाख। और सेल एग्रीमेंट्स ऑफ द एसेट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द कंपनीज whose annual fee is, it takes about 4 days to draft a sale agreement। लेंगे उसकी सर सालाना फिक्स है 365। तो हमने कहा रिटेनरशिप है ये, तो हमने कहा इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। ऑनलाइन वाले बच्चों चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो ले लो, इसको अभी हम कर लेंगे। आप सब चीजें इंपेयरमेंट का सवाल आए तो आपने क्या कहना है कि सर 3 चीजें, कैरिंग अमाउंट, लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज। और सोचे 1-2 मिनट लगा के सोचे हाउ टू प्रेजेंट इट, उस तरीके से प्रेजेंट करें दिखने में भी खूबसूरत लगे और आपका टाइम भी बचे आपका। अब मैंने कहा सर मैं तो इसी के फॉर्मेट फॉलो करूंगा ऑलमोस्ट। कैसे आए? पहला सवाल है, मैं बता रहा हूं, फिर तुम लोगों को मौका दूंगा इस तरीके से सोचने का। मैंने कहा ए, बी और सी। मैंने कहा WDV या कैरिंग अमाउंट पहले लिख लूंगा। कितनी है बताओ भाई? 1700। सही है सर। फिर मैंने कहा रिकवरेबल अमाउंट हायर ऑफ फेयर वैल्यू, और अगली चीज आप सर देखें जो चीजें गिवन है ना पहले उनको डालो। भाई वैल्यू इन यूज गिवन है, बताओ कितनी है? 3015। सर वैल्यू इन यूज के हिसाब से देखो तो तीनों इंपेयर हो रहे हैं, अभी कॉपी नहीं करना बाद में, ऐसा ही है। अब आते हैं सर, मुझे बताते जाएं एसेट ए की फेयर वैल्यू कितनी है नौजवानों? हमने कहा सर कितनी है, उसमें से माइनस करेंगे कॉस्ट टू सेल, तो टेंडर की कॉस्ट कितनी है? 50,000। कितनी है सर? रुपीज इन 1000 ऊपर लिखा हुआ है, मतलब सारी चीजें जो है। तो हमने कहा एसेट ए जो है वो 2.5 मिलियन का है ना, 50,000 की उसमें कॉस्ट आएगी, और डिसमेंटलिंग कॉस्ट कितनी आएगी ए में? 100। तो अब सब बच्चे इधर देखना, कॉपी नहीं है प्लीज। हमने कहा 2500 माइनस टेंडर कॉस्ट माइनस 100 डिसमेंटलिंग कॉस्ट, कितना बचा? 2350। इधर आ जाओ, 1400 माइनस 50, इसमें डिसमेंटलिंग होगी 1350। तो यहां पर आ जाओ, बताओ तो सही, फेयर वैल्यू 1750 है, 2000। कॉपी नहीं, आराम से कॉपी करना, बस आखिरी चीज कर रहे हैं। 1750 मानते हो? सर अगर मैं तीनों का ले लूं हायर ऑफ वाला कॉन्सेप्ट, 31 और 3100 हायर, 1350 हायर। और अब इंपेयरमेंट कब होती है? जब कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन, इसके केस में कैरिंग अमाउंट 3200, रिकवरेबल अमाउंट, इंपेयरमेंट हो रही है। तो हमने कहा इंपेयरमेंट कितनी हो गई? 100। 3200 माइनस कितना हुआ? 100। मानते हो? फिर आगे आते हैं,
1500 माइनस कितने की हो गई? यहां ये इंपेयर हो रहा है, कैरिंग अमाउंट 1700 है, रिकवरेबल अमाउंट कितनी है? तो हमने कहा इंपेयर। सर क्या इसको बढ़ा देंगे वैल्यू में? नहीं, बढ़ाएंगे भी नहीं। अकाउंटिंग का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है प्रूडेंस। फट्टू फितरतन अकाउंटेंट कौन होते हैं? रिस्क कवर्स, डरते हैं, है ना सर? तो वो कहते हैं बुराई को रिकॉर्ड कर लो फौरन, अच्छाई को। तो हमने कहा सर नो इम्पेयरमेंट, कॉपी कर लें। आसान है क्या? पूरा एफआईआर मैं कह रहा हूं आसान है। सच्ची रिटर्न डाउन वैल्यू, इसको कैरिंग अमाउंट भी कहते हैं, इसको बुक वैल्यू भी कहते हैं, इसको नेट बुक वैल्यू भी कहते हैं। सर बड़े टाइम के पाबंद हो गए आप माशाल्लाह। वालेकुम सलाम। तो सर ये सवाल, इस सवाल में क्या शरारत थी? क्या वैल्यू इन यूज की शरारत थी? कॉस्ट टू सेल की शरारत थी। ऑनलाइन वाले बच्चों कोई इशू किसी को? चलिए सर पूरा सवाल एक दफ़ा रिपीट कर देते हैं। इस सवाल के अंदर शुरू से रिपीट करते हैं कि अब तक जो हमने WDV की अगर मैं बात करूं तो सर WD इसमें वैल्यू इन यूज़ की, तो वैल्यू इन यूज़ में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, 2 तरह के कैश फ्लोज लेने हैं, 4 तरह के नहीं लेने। कौन से लेने? यूज़ और डिस्पोजल के। कौन से नहीं लेने? फाइनेंसिंग कैश फ्लोज, टैक्स कैश फ्लोज, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर और एक्रूअल्स फ्रॉम प्रीवियस। इसके बारे में मैंने क्या किया, जब सवाल करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा एक्रूअल्स। सही है सर। फिर हमने पढ़ा कि सर जो है फाइनेंसिंग लोन वगैरह लिया है, लीज पर एसेट लिया है, उसकी प्रिंसिपल इंटरेस्ट, टैक्स कैश फ्लोज, कमाएगा एसेट तो टैक्स भी लगेगा। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर वो खर्चे जो कि लाइफ बढ़ा दे, कैपेसिटी बढ़ा दे या एफिशिएंसी बढ़ा दे। इस सवाल पे आए सर, इस सवाल में WDV गिवन थी, वैल्यू इन यूज गिवन थी, क्या चीज गिवन नहीं थी? फेयर वैल्यू भी गिवन थी। कॉस्ट टू सेल में थोड़ी शरारत थी, तो हमने कहा सर टेंडर कॉस्ट थी, डिसमेंटलिंग कॉस्ट थी और लीगल एडवाइजर की कॉस्ट थी। तो हमने टेंडर को कंसिडर किया, डिसमेंटलिंग को कंसिडर किया, हमने किसको कंसिडर नहीं किया? क्यों सर? वो इंक्रीमेंटल नहीं थी, वो किस पे था? रिटेनरशिप फी पे। तो सर ये था सवाल। थैंक यू सर मुनीर, हमने आपके सर 1-2 मिनट ले लिए ऊपर। तो जो है हम मिलेंगे इंशाल्लाह अगली क्लास में थर्सडे को। अल्लाह हाफिज।